हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। जैसा कि हम वेव वाला चैप्टर कर चुके हैं। वेव के अंदर हमने वेव के बारे में पढ़ा था, वेव के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, फिर हमने साउंड वेव के बारे में पढ़ा था। तो नेक्स्ट जो हमारा उसके आगे आता है वो आता है हमारा लाइट। आप इसको चैप्टर में भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन अलग से चैप्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि लाइट क्या होती है। तो लाइट भी एक प्रकार से वेव का टाइप था, और मैंने उसमें बताया था कि किस प्रकार की तरंग है। यानी जो लाइट है ना, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ। ये याद रखने योग्य है कि ट्रांसवर्स वेव होती है लाइट। कैसी होती है? ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव के बारे में मैंने बताया था कि ट्रांसवर्स वेव होती है जो अपने सोर्स से निकलकर ऐसे चलती है, मतलब वो उसके लॉन्गिट्यूडिनल लीनियर में चल के कैसे चलती है, ऐसे ट्रांसवर्सली चलती है। कैसे चलती है? ट्रांसवर्स चलती है। देखो आपने बल्ब देखा रहेगा, बल्ब कैसे चलता है। बल्ब कभी भी, जैसे ये एक बल्ब है, बल्ब कभी भी इतने एरिया में रोशनी नहीं देता, बल्ब पूरे एरिया में रोशनी देता है, आपने सभी ने देखा है। तो जब तरंगें इस प्रकार से चलती है तो उन्हें कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और प्रकाश कैसी तरंग है? एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है, जिसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। अब प्रकाश के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं। कुछ साइंटिस्ट तो कहते हैं कि प्रकाश है ना तरंगों की भांति चलती है, कुछ कहते हैं प्रकाश फोटोन मतलब ऊर्जा के बंडल्स में चलती है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कुछ सिद्धांत दिए हुए। कुछ सिद्धांत हैं जो कि मैंने आपको बताया हुआ है, इधर ये टेबल में लिखा हुआ है, आप सभी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने बताया था कि प्रकाश है ना वो ना छोटे छोटे कणों में चलता है, ऐसे एनर्जी के पैकेट से बना बना के चलता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। यानी फोटोन क्या होते हैं? एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स होते हैं, जिनमें क्या चलता है? प्रकाश चलता है। वही प्रकाश जो आता है बिखर बिखर के आता है। ये कह रहा है, कौन कह रहा है? न्यूटन कह रहा है। लेकिन फिर एक दूसरा और आ जाता है साइंटिस्ट, वो क्या कहता है कि प्रकाश है ना तरंगों की भांति चलता है, वेव की फॉर्म में। यानी प्रकाश कुछ इस तरह से चलता है, फिर वेव चल जैसे चलती है। और किस प्रकार की वेव में चलता है? फिर अनुप्रस्थ तरंगों की वेव में चलता है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि प्रकाश का क्या हो सकता है? विवर्तन हो सकता है। कुछ कहते हैं कि प्रकाश का क्या हो सकता है? व्यतिकरण हो सकता है। कौन कहता है? विवर्तन तो कहता है ग्रोमेल्डी। और ये व्यतिकरण का जो सिद्धांत दिया, ये किसने दिया? थॉमस यंग ने दिया। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? प्लांक ने दिया। और प्रकाश के बारे में विद्युत सिद्धांत आइंस्टीन का तो नाम सभी ने सुना है। यानी अगर भौतिकी के पिता के बारे में अगर बात आ जाए तो भौतिकी के जो पिता है वो न्यूटन है। लेकिन अगर आधुनिक मॉडर्न फिजिक्स के पूछ लिया जाए तो कौन है? फिर आइंस्टीन है। ठीक है, तो ये भी दो क्वेश्चन हो जाते हैं। और आइंस्टीन दुनिया का सबसे तेज साइंटिस्ट है, सबसे तेज साइंटिस्ट था। 1912 का इसका टाइम है। ठीक है, तो प्रकाश के बारे में कुछ मेन बातें क्या है कि प्रकाश की जो सबसे ज्यादा जो चाल होती है ना, वो निर्वात में होती है। किसमें होती है? प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल किसमें होती है? निर्वात। निर्वात होता है वैक्यूम, जहां पे टेम्परेचर, प्रेशर और एयर का कोई इफेक्ट नहीं होता। ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। और निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो कितनी है? 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। कितनी है? 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। और जो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 16 मिनट 20 सेकंड। कितना लेता है? 16 मिनट 20 सेकंड भी लिखा आता है कई बार 16 मिनट 16.6 सेकंड एग्जैक्ट ये भी लिखा आता है। तो याद रखेंगे, सूर्य से जब पृथ्वी पर प्रकाश आता है तो कितना टाइम लगता है? 16 मिनट 20 सेकंड भी लिखा आता है कई बार 16 मिनट 16.6 सेकंड भी लिखा आता है। अब आपको पता है कि चंद्रमा पृथ्वी से चमकता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा का खुद का तो कोई प्रकाश है नहीं। चंद्रमा के ऊपर क्या है? चंद्रमा के ऊपर टाइटेनियम की चट्टानें हैं, जो क्या होती है? चमकती है। कैसे चमकती हैं? सूर्य से प्रकाश ले लेती है। क्या कर लेती हैं? सूर्य से प्रकाश ले लेती हैं, और हमें क्या? चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जो चंद्रमा से जो परावर्तित जो प्रकाश आता है ना, परावर्तन होके रिफ्लेक्ट होके जो प्रकाश आता है, वो पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है? तो वो लेता है 1.28 मिनट लेता है। कितना लेता है? 1.28 मिनट, यानी बहुत कम समय लेता है। क्योंकि सूर्य से चंद्रमा के बीच की दूरी कम है, सॉरी पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी कम है, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। इसीलिए दोनों के प्रकाश के आने में क्या होता है? समय लगता है।
अलग अलग समय लगता है, ठीक है। अब चंद्रमा का क्या है, चंद्रमा का हम सिर्फ और सिर्फ कितना पार्ट देख पाते हैं, 57% पार्ट ही देख पाते हैं पृथ्वी से। कितना भाग देख सकते हैं, 57% भाग देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी जब गुरु पूर्णिमा होती है यानी चंद्रमा पूरा चमकता है तो हम कितना परसेंट, 10 से 12% भाग और क्या हो जाता है इसका, बढ़ जाता है, यानी और ज्यादा हमें बढ़ के दिखाई देता है। एक ये बात याद रखनी है। दूसरा, इसके अंदर जो मेन चीजें आती हैं वो क्या आती हैं कि प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ना, जिनमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके सामने एक बार प्रकाश के कौन कौन से गुण हम पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टी क्या है प्रकाश की, वो लिखने वाला हूं, वो हम सभी ने पढ़ ली। तो प्रकाश का जो सबसे पहला जो गुण आता है वो आता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं इसको, प्रकाश का अपवर्तन। इंग्लिश में कहते हैं इसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा जो गुण हम पढ़ेंगे वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या फर्क है ये मैं बताने वाला हूं अभी, लेकिन उससे पहले सारे पॉइंट देख लो क्या क्या डिस्कस करने वाले। उसके बाद आएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसको कहते हैं TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसमें पढ़ेंगे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, क्यों बनता है। उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश का परिकीर्णन, इसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश का ध्रुवण, इसको कहते हैं हम लोग पोलराइजेशन ऑफ लाइट। उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी जो प्रकाश है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप से आता है, जिसके बहुत सारे एग्जांपल है और पेपर में पूछा जाता है। जैसे हीरा क्यों चमकता है, चंद्रमा क्यों दिखाई देता है, शीशे में जो हम लोग इमेज देखते हैं वो क्यों देखते हैं, सिक्का अगर पानी में छड़ी डालते हैं तो वो टेढ़ी क्यों दिखाई देती है। तो इन सभी गुणों से हम पढ़ने वाले हैं कि रेड लाइट होती है जो उसको खतरे का निशान क्यों माना गया, रेड लाइट हमें दूर से क्यों दिखाई पड़ती है, वो सारे रीजन हमें इन पॉइंटों में मिलने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं पूरी डिटेल से। सभी अपनी कॉपियां और नोट्स बना लें क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द पॉइंट ऑफ एग्जाम, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनमें आते हैं और आपने ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बताने वाला हूं। एक एक पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, स्क्रीनशॉट ले लो कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे जो पहला पॉइंट जो हमारा आता है इसके अंदर वो आता है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहला जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। तो हेडिंग बना लो सभी, क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन को कहते हैं रिफ्रैक्शन। देखो एक तो होता है परावर्तन, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, आपको सिर्फ मैं अभी फर्क बता रहा हूं, गुण भी पढ़ा रहा हूं परावर्तन वाला, सिर्फ अभी ये गुण पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में फर्क क्या है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकराना और अंदर चले जाना,
टकराना और क्या होना, अंदर चले जाना। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, टकराकर वापस लौट जाना, यानी बाउंसिंग बैक। इसको क्या कहते हैं, बाउंसिंग बैक, मतलब टकराया और क्या हो गया, वापस लौट गया। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, वो अंदर ही चला जाता है माध्यम के, जैसे कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। अभी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखो, प्रकाश का अपवर्तन एक ऐसी घटना है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो क्या करता है, वो ना अपनी माध्यम को तो बदलता ही है, साथ ही साथ अपनी दिशा भी बदल लेता है। जैसे मैं समझाता हूं कैसे। देखो, मान लो कि ये किसी माध्यम का तल है। तल का मतलब, इसको तल कहते हैं, सरफेस कहते हैं एक तरह से, मतलब टॉप सरफेस है दो माध्यमों के बीच का। मान लो कोई दो माध्यम है, उनके बीच का जो सरफेस है वो ये वाला है, ये इसकी सेंटर लाइन है कोई, ठीक है। अभी इसको क्या नाम है मैं भी बताता हूँ थोड़ी देर में। जैसे एक प्रकाश की किरण आती है, क्या होती है, एक प्रकाश की किरण आई, ये आने वाली किरण होगी, ये क्या हो जाती है, साथ ही साथ अपना माध्यम, मतलब ये क्या है, माध्यम 1 है, ये क्या है, माध्यम 2 है, याद रखेंगे। ये क्या है, माध्यम 1 है, ये क्या है, माध्यम 2 है। भाई, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, देखो इसको जाना तो ऐसे था, इसको जाना तो ऐसे था, लेकिन ये क्या हो जाती है, थोड़ी मुड़ जाती है, यानी अपना रास्ता चेंज कर लेती है। प्रकाश के इस गुण को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक डेफिनेशन तो ये होगी कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, वो मुड़ जाती है, वो अपनी दिशा, माध्यम तो चेंज करती है, साथ के साथ अपनी दिशा भी चेंज कर लेती है। प्रकाश के इस गुण को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये वाली के साथ कोई ना कोई घटना हुई है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब है इंसिडेंट रे, यानी इसके साथ क्या हुई है, कोई ना कोई घटना हुई है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। ये वाला जो है इसको कहते हैं अभिलंब। अभिलंब कह लो, सेंटर लाइन कह लो, नॉर्मल कह लो, एक ही बात है, ठीक है। ये वाला नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है, ये एंगल आई, इसको हम लोग कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे इसे, आपतन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, भाई इंसिडेंस के दौरान क्या एंगल बनाया इसने। उसके बाद ये वाली किरण क्या हो गई, इसके साथ घटना हो गई अपवर्तन वाली, तो ये वाली किरण कहलाएगी अपवर्तित किरण। क्या कहलाएगी, अपवर्तित किरण। और इसके साथ जो एंगल बनेगा, ये एंगल भी क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण। क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कोण, ये याद रखेंगे। अब ये वाला हमारा पॉइंट हो गया ओ, यानी ये सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा तल हो गया, सरफेस हो गया। अब बात करते हैं कि ये इस तरफ ही क्यों मुड़ी है, इस तरफ ही क्यों मुड़ी है। तो जो हमारे माध्यम होते हैं वो कई तरह के होते हैं। हम जैसे इसकी अगर मैं दूसरी डेफिनेशन की बात करूं तो वो दूसरे माध्यम में आ जाएगी, तब इसका नाम माध्यम 1 माध्यम 2 नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे विरल माध्यम। विरल को हिंदी में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं रेरल, रेरल मीडियम। और इसको कहते हैं सघन माध्यम, सघन को कहते हैं डेंसर। क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम। अब समझने के लिए अभी आप दो चीज समझेंगे, डेफिनेशन अभी बाद में आने वाली है इसकी पूरी डिटेल में, कि विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। देखो, विरल माध्यम को आप लोग कह सकते हैं हल्का माध्यम। कौन सा, जैसे वायु हो गया हल्का माध्यम है, पानी हो गया सघन माध्यम है, तो इसको कह लो भारी माध्यम। भारी माध्यम मतलब कि हल्का माध्यम और भारी माध्यम। तो याद रखेंगे कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो क्या हो जाती है, अंदर की तरफ मुड़ जाती है। क्या हो जाती है, ये अभिलंब है, सेंटर लाइन की तरफ मुड़ जाती है प्रकाश की किरण। क्या हो जाती है, सेंटर लाइन की तरफ मुड़ जाती है। लेकिन अगर इसका उल्टा करें ना, कि सघन माध्यम से अगर विरल की माध्यम की ओर भेजें, तो ये डायग्राम उल्टा हो जाएगा थोड़ा सा। सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में मैं भेजता हूं तो फिर प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, अगर इधर से जा रही है, इधर से जाना था इसको, तो ये दूर हट जाएगी। जाने सीधा था इसको, तो ये क्या हो जाएगी, जैसे इधर से गई और इधर क्या होगी, दूर हट गई। जाना तो उसको सीधा था, लेकिन क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो याद रखेंगे कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में हो जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम यानी हल्के माध्यम से भारी माध्यम की हो जाती है तो अंदर की तरफ मुड़ जाती है।
ओवरऑल प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। याद रखेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फर्क है। रिफ्लेक्शन में ये माध्यम को चेंज कर जाती है, लेकिन रिफ्लेक्शन क्या होता है? वो तल से वापस भेज देता है उसको, यानी उसका मतलब बाउंसिंग बैक होता है, टकरा के वापस लौट जाना। लेकिन ये इन दोनों में फर्क है। अब ये कब होता होगा? कुछ ना कुछ तो रीजन है ना इसका, कब होता होगा? तो इसके लिए दो मेन शर्तें हैं, कब होता है ये वो लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो डायग्राम का, कौन सी चीज क्या है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ले लिया सभी ने? तो अभी इसके लिए दो शर्तें क्या है, मतलब ये कब होता होगा? प्रकाश का अपवर्तन की घटना कब होती है? देखो, प्रकाश के अपवर्तन की घटना तब होगी, तो इसके लिए दो मेन शर्तें हैं, दो शर्तें लागू होती है। क्या शर्तें लागू होती है? पहला तो क्या कह रहा है कि जो अभिलंब है, एक तो अभिलंब यानी नॉर्मल, दूसरा आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये कहां होनी चाहिए? एक ही तल में होनी चाहिए। एक ही तल में क्या होनी चाहिए? जैसे ये दे रखा था मैंने, ये डायग्राम था कुछ ऐसे, ये तीनों एक ही पॉइंट पे बन रहे हैं, यानी ये तीनों कहां होने चाहिए? एक ही तल पे होने चाहिए, तब ये घटना होगी। पहली कंडीशन तो ये कह रहा है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि जो एंगल आई इधर तरफ बन रहा था, एंगल आर इस तरफ, कि जो इन दोनों एंगल का साइन रेशो है ना, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर है, वो क्या होना चाहिए? वो एक नियतांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियतांक होता है कांस्टेंट, यानी वो वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए, फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 5.6 7.0 समथिंग, ये सब वैल्यू तो है कांस्टेंट, यानी हमें पता है। अगर मैं बोल दूं x y y z, इनका हमें पता ही नहीं है क्या है, तो नियतांक का मतलब है कि इन दोनों एंगल का जो रेशो आएगा वो एक वैल्यू आएगा। जैसे मान लो कि ये sin 60 है और ये नीचे वाला sin 70 है, तो sin 60 और sin 70 की वैल्यू होती है, तो डिवाइड करके कुछ ना कुछ आएगा, यानी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो चीज है ये। ठीक है, तो इसके लिए दो कंडीशन क्या है? एक तो अभिलंब आपतन कोण और अपवर्तन कोण तीनों एक ही तल में होने चाहिए। दूसरा, दोनों कोण के साइन रेशो का मान क्या होना चाहिए? नियतांक होना चाहिए। और इसे क्या कहते हैं हम लोग? इस नियतांक को हम लोग कहते हैं म्यू से डिनोट करते हैं। किससे? म्यू से। और इस म्यू को कहते हैं हम लोग अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं इसे? हम लोग कहते हैं इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको क्या कहते हैं? ये दोनों जो कंडीशन किस बंदे ने दी थी, उस बंदे का नाम है स्नेल। क्या नाम है? स्नेल का नियम भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? यानी अपवर्तन का अगर पूछ लेना नियम किसने दिया था, तो वो नियम किसने दिया था? स्नेल ने दिया था। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। अब बात करते हैं अपवर्तनांक की। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक की एक डेफिनेशन तो ये होगी कि अपवर्तन कोण और आपतन कोण दोनों के रेशो क्या कहलाता है? हमारा साइन रेशो क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। लेकिन अपवर्तनांक की एक अलग से डेफिनेशन और है, वो क्या है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को लिखते हैं हम लोग म्यू से। अब इसकी रेशो क्या है? प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल तथा प्रकाश की किसी माध्यम में चाल के रेशो, इसको c से लिखते हैं, इसको v से लिखते हैं, यानी म्यू इज इक्वल टू c बाई वी। एक ये फॉर्मूला होता है, एक होता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। यानी ये दोनों डेफिनेशन किसकी है? अपवर्तनांक की है। यानी प्रकाश की निर्वात में चाल जो कि कितनी होती है? 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, जो कि फिक्स है, जो कि क्या है? फिक्स है। दूसरा क्या कहता है? प्रकाश की माध्यम में चाल के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? अपवर्तनांक कहते हैं, यानी c बाई वी। अगर हमें एक चीज हमें यहां से नोट करने को मिलती है, वो क्या है कि ऊपर वाली वैल्यू हमारी फिक्स है और सबसे ज्यादा भी है, यानी नीचे वाली वैल्यू हमेशा कम होगी
इससे तो कम होंगी। तो यानी हमेशा जो म्यू है इसका जो मान है हमेशा 1 से ज्यादा होगा। क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू फिक्स भी है और बड़ी भी है, जिससे हमारा क्या हो जाता है, ठीक है। अब जो म्यू है वो सबसे ज्यादा किसके लिए होता है? जो म्यू होता है सबसे ज्यादा होता है हीरे के लिए। हीरे के लिए 2.418 या आप कह सकते हो 2.42 होता है इसका मान। म्यू का मान क्या होता है? 2.42। अगर आपको म्यू का मान दे रखा है, सी आपको दे रखा है, वी आप निकाल सकते हो डिवाइड करके, कैसे भी निकाल सकते हैं। सबसे ज्यादा मैं कुछ वैल्यू लिखवा रहा हूं जिनके लिए, जैसे जल है, जल के लिए म्यू का मान होता है 1.33, वायु के लिए होता है 1.0005, बर्फ के लिए 1.31, कांच के लिए 1.52, तारपीन के तेल के लिए 1.47, तारपीन का तेल 1.47 और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 1.63 वैल्यू होती है किसकी? अपवर्तनांक की। यानी जो माध्यम, अब यहाँ पे बात आती, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। देखो, विरल माध्यम में मैंने बोल दिया आपको कि हल्का माध्यम होता है, सघन माध्यम में बोल दिया मैंने आपको भारी माध्यम होता है। लेकिन अब डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो जो विरल माध्यम है, विरल माध्यम और सघन माध्यम, ये दोनों की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा, क्या होगा? जितना कम होगा उतना ही वह क्या होगा? विरल होगा। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा वह उतना ही क्या होगा? सघन होगा। तो हीरा सबसे ज्यादा सघन माध्यम है, हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है। पेपर में पूछा जाता है कि इसका अपवर्तनांक कितना है, इसका अपवर्तनांक कितना है, तो मैंने कुछ वैल्यू आपको लिखवाई है, वो सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो हमने ओवरऑल किया है, ये सारी घटना हमारी क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब प्रकाश के अपवर्तन के कारण कुछ न कुछ घटनाएं तो हो रही होंगी जो कि हमने देखी होंगी। जैसे मैं आपको कुछ घटनाएं बताता हूँ, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं कौन कौन सी हैं। जैसे एक मैं बताता हूँ आपको, पानी में छड़ी डालते हैं तो वो हमें टेढ़ी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उसका एक ही रीजन है, क्योंकि वो रीजन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। पानी का जो तालाब है या पानी में टब में जो पानी है वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हम देखते हैं कई बार के पानी, मछलियां पानी में हमें ऐसे लगता है जैसे ऊपर है, लेकिन जब हाथ देते हैं, हाथ डुबोकर निकालने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत गहरी उठती है, दिखती ऊपर है। तो ये जो आभास हो रहा है ना हमें लेवल उठने का, ये चीज टेढ़े मेढ़े दिखाई देने का, वो सब किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। कई बार आपने देखा होगा कि 2 मिनट जब सूर्योदय होता है तो 2 मिनट पहले सूर्य हमें दिख जाता है, और जब छिपता है तो 2 मिनट बाद तक छिपता हुआ दिखाई देता है। उसका कारण भी क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। आपने देखा होगा आकाश में ऐसा लगता है ये रहा 1-2 किलोमीटर पे है ना, अभी छू लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकाश हमें दिखता क्यों है? नीचे प्रकाश के अपवर्तन के कारण आभास हो रहा है सिर्फ हमें। तारे टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये सारी जो घटनाएं हैं ये किसके कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आई होप सभी को ये वाला जो गुण है प्रकाश का समझ आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, तो आप सभी इसको बिल्कुल अच्छे से नोट करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो गुण आता है वो क्या आता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन को कहते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, रिफ्लेक्शन का इंग्लिश मीनिंग होता है बाउंसिंग बैक, यानी टकराकर वापस लौटना। यानी प्रकाश की किसी माध्यम से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं हम लोग। और वो वापस जो माध्यम लौटता है, वो माध्यम जो होता है वो कैसा होगा? रिफ्लेक्टिव होगा, यानी एक तरफ से पॉलिश होगा। जैसे ये एक माध्यम है, ये इसका नॉर्मल है। अब प्रकाश की किरण आई, ये माध्यम क्या करता है? एक तरफ से पॉलिश है या कैसा भी हो सकता है, रिफ्लेक्टिव है, ठीक है। इससे टकराकर वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का
परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस बार इस किरण का नाम हो जाएगा परावर्तित किरण, और इस कोण का जो नाम है ये हो जाएगा परावर्तन कोण। क्या नाम हो जाएगा? परावर्तन कोण। एंगल आर का, एंगल आई वही रहेगा आपतन कोण, और ये किरण है जो, इसका नाम भी वही रहेगा आपतित किरण। क्या रहेगा? आपतित किरण। अब इसके लिए भी दो कंडीशन है कि प्रकाश का जो परावर्तन है वो कब होता है। तो इसके लिए पहली कंडीशन तो वही है, शर्तें। क्या शर्तें हैं? देखो, इसके लिए पहली शर्त तो ये है कि जो अभिलंब है, जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है, ये तीनों कहाँ होने चाहिए? एक ही तल में होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए? एक ही तल में होने चाहिए, एक ही सरफेस पे। देख लो, वही कंडीशन है। दूसरी कंडीशन जो है वो मेन है। इसमें क्या कह रहा है कि जो आपतन कोण है ना, उसका मान क्या होना चाहिए? परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? परावर्तन कोण, यानी एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। यानी एंगल आई किसके बराबर होना चाहिए? एंगल आर के। तभी क्या होगा? हमारा परावर्तन होगा। और कौन सा परावर्तन होगा? अगर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है तो इस परावर्तन को हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन। क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर एंगल आई नॉट इक्वल टू एंगल आर आ रहा है तो इसको कहेंगे अनियमित, इररेगुलर। क्या कहेंगे? इररेगुलर, यानी ये रेगुलर ढंग से काम नहीं हो रहा है। अगर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर आ रहा है तो क्या कहलाएगा? हमारा नियमित परावर्तन। ये कंडीशन है, दोनों कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? प्रकाश के परावर्तन की। जैसे प्रकाश के अपवर्तन की कंडीशन थी, वैसे ही प्रकाश के परावर्तन की भी कंडीशन है। अब इसके कारण कुछ होने वाली जो घटनाएं हैं वो क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि चंद्रमा चमकता है। चंद्रमा हमें क्यों दिखाई देता है? चंद्रमा के दिखाई देने का कारण हमारा क्या है? प्रकाश का परावर्तन है, क्योंकि चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं है। पृथ्वी पर जब प्रकाश आता है तो वो सूर्य के प्रकाश से, किससे? सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है तो वहां टाइटेनियम की जो चट्टानें होती है वो क्या करती है? इसको रिफ्लेक्ट कर देती है, और ये क्या हो जाता है? हमारे पास आ जाता है। ये देखो, एंगल आई और ये एंगल आर, जिससे पृथ्वी पर हमें क्या दिखाई देता है? चंद्रमा दिखाई देता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि चंद्रमा का सिर्फ 57% भाग ही देख सकते हैं। शीशे में सभी देखते हैं सुबह सुबह इमेज, सारे बाल बूल बाहर के आते हैं, है ना? तो कंघी वंगी करके आते हैं, तो शीशे में जो इमेज देखते हैं, फोन में आप लोग जो फोटो लेते हो, वो सब लेने का कारण है क्या? सबका कारण क्या है? परावर्तन। आपका जो प्रकाश है वो उस पे पड़ता है, मिरर पे पड़ता है, दर्पण पे पड़ता है, और वो आपके पास रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण हमें क्या देते हैं? इमेज दिखाई देती है। यानी जो दर्पण है ना, दर्पण, मिरर, शीशा कह देते हैं आप जिसको, मिरर, ये किसके बेस पे काम करता है? ये प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। कई बार आपने देखा होगा कि ध्वनि का भी परावर्तन हो जाता है। कई बार आपने देखा पहाड़ों में जब जाते हैं तो पहाड़ से टकराकर ध्वनि हमें वापस सुनाई देती है, तो उसका कारण भी क्या है? ध्वनि का परावर्तन है। मैं प्रकाश का नहीं कह रहा हूं, यहाँ पे परावर्तन के बारे में समझाना चाह रहा हूँ कि परावर्तन का मतलब क्या होता है। डॉक्टर के पास आपने वो देखा है, कान में लगा के रखता है, क्या होता है वो? हाँ, वही स्टेथोस्कोप बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं उसको आला। क्या बोलते हैं उसको? आला। आधों को पता नहीं होगा कि उसको हिंदी में आला बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। जो स्टेथोस्कोप होता है वो भी ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। हार्ट से ध्वनि टकराकर हमें उसमें वापस सुनाई देती है। तो ओवरऑल समझाने का मतलब क्या है? ओवरऑल इसका मतलब ये प्रकाश का परावर्तन करता है। परावर्तन का मतलब क्या होता है? ये दोनों चीजें। हम प्रकाश के दो गुण पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो बाकी के गुण पढ़ने वाले, जो हमने लिस्ट बनाई थी, एक एक करके। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है कि ये क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे प्रकाश का अपवर्तन लग रहा है, विवर्तन लग रहा है, व्यतिकरण लग रहा है, या परावर्तन लग रहा है। तो आप बड़े अच्छे से करेंगे इसको। तो बाकी के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है? तो अभी के लिए सिर्फ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। ओके, थैंक यू क्लास।